बिहार में जातियों के आंकड़े जारी। सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा। जाति वाला दांव, सियासत बड़ी भारी। आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ किसका नहीं हुआ इसको भी जारी करना चाहिए। 2024 में अब अगड़े पिछड़े की तैयारी। जो नीति बनेगी ना वो आबादी के अनुसार हिस्सेदारी भी तय हो। ये सब दिखावा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की फिर से आपको पढ़ के सुनाते हैं। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की है जो आज की सियासत में एकदम फिट बैठती है। बिहार में नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी आरजेडी शायद यही कह रही है कि बीजेपी से लड़ना हो तो मत रहो मौन, बताओ कि तुम जाति हो कौन और कितने हो। बिहार में जातीय जनगणना, जिसे नीतीश सरकार ने सर्वे बताया, उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उसमें जो दिलचस्प बातें सामने आई हैं, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। इससे पहले 1931 में जाति जनगणना हुई थी। उसे आधार बनाकर अब तक बिहार में जातियों की जनसंख्या का जो अनुमान लगाया जाता है, करीब करीब उतना ही आधिकारिक तौर पर जारी किए गए सर्वे में भी सामने आया है। अनुमान था कि अगड़ों की जो आबादी है 15% है और आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अगड़ों की आबादी 15.52% है। लेकिन दिलचस्प यह है कि अगर अलग अलग अगड़ी जातियों के अनुमान और आंकड़ों की बात करें तो फर्क दिखता है। अगड़ी जातियों में अमूमन 4 जातियां हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। अब पहले अनुमान लगाया गया था कि भूमिहार 4% है, लेकिन आज के आंकड़ों के मुताबिक भूमिहारों की आबादी लगभग आधा 2.86% है। राजपूतों पर आई अनुमान था 5% होगा, लेकिन आज के आंकड़े बताते हैं 3.45%। ब्राह्मणों का अनुमान 5% था, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा 3.65% माना जाता है कि बिहार में कायस्थों की संख्या 1% है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसमें 0.6% है। अब पिछड़ों की बात करते हैं। ये अगड़ों में अलग अलग जातियों का हमने आपको अनुमान बताया, जबकि 15% ओवरऑल होना था, वो 15.5 के ही आसपास है। लेकिन जातिवार अगर तरीके से आप देखें तो बहुत पीछे है। तो बाकी कौन इसमें शामिल हुआ, कैसे ये 15.5 पहुंचा, दिलचस्प है। अब पिछड़ों की बात करते हैं। अनुमान था कि ओबीसी 26 से 28% होंगे और जो असली आंकड़े आए हैं वो 27.12% है। यादवों के 12 से 14% होने का अनुमान था और वही 14.26% यादवों का अनुमान है। और ये सारे अनुमान हैं 1931 के किए गए सर्वे सेंसस के आधार पर। नाउ कुर्मी के 4% का अनुमान था, वो 2.8% है। कोयरी के 4 से 6 होने का अनुमान था, वो 4.6% है। अति पिछड़ों के 26% का अनुमान था, वो 36% है। एक बार फिर से इसको ध्यान से सुनिए। पिछड़ों और अति पिछड़ों को आप मिला लेंगे तो 63% पहुंचता है। जो अति पिछड़े हैं उनका अनुमान था कि वो 26% के आसपास होंगे, वो 36% है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। दलितों के 19% का अनुमान था, वो 19.65% है। अब आपको दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। 2011 की जनगणना में हिंदू 82.7% थे, लेकिन अब वो घटकर 82% से नीचे आ गए। मुसलमानों की आबादी 81.99% है। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, क्योंकि अब धर्म के आधार पर भी जो आबादी है वो क्लियर है। मुस्लिम पॉपुलेशन आप देखिए, 2011 में मुसलमान 16.9% थे, अब वो 17.7%, लगभग 1% का वहां पर इजाफा हुआ है। और वैसे ही लगभग 1% से थोड़ा कम का की गिरावट हिंदू जनसंख्या में हुई। अब सवाल ये होता है कि जातीय जनगणना का फायदा किसको होगा, कैसे होगा। इसलिए अहम है क्योंकि बिहार का ऐसा शायद ही कोई नेता होगा जिसके पास जातियों के अनुमान वाला आंकड़ा ना हो, क्योंकि बिहार में जातियों के आधार पर वोटिंग कोई नई बात नहीं है।
नीतीश कुमार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके जब ऐतिहासिक बताया इसे गांधी जयंती पर जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी करने का, तब उन्होंने कहा था कि 9 दलों ने इस पर मुहर लगाई थी। 9 दलों ने कहा था कि ये जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना हुआ है। अब कैसे हुई है ये जनगणना, इसका ब्यौरा 9 दलों की बैठक में हम देंगे। तो 9 जो दल है उनके साथ बैठक करने वाले हैं नीतीश कुमार। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, सुशील मोदी बिहार के, और अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए। आज गांधी जयंती है और बिहार की धरती से गांधी जयंती पर जातीय गणित का फॉर्मूला नीतीश कुमार के सियासी प्रयोगशाला से ऐसे निकला है कि ये सीधा 2024 का चुनावी दांव बन रहा है। इसी रिपोर्ट के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीधा मोदी सरकार को घेर दिया। कह रहे हैं कि हमने कम समय में जातीय जनगणना करा दिया, अब देश में हो जातीय जनगणना। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहाँ मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहाँ है? जातीय जनगणना के सियासी संग्राम में एक पक्ष इसे सामाजिक क्रांति और चुनावी एजेंडा बता रहा है और एक पक्ष इसे भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट बता रहा है। तीर तन गए हैं। नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करे ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से पिछड़ों की सोचने वाला नीतीश मॉडल बताते हुए सीधा मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। अब नीतीश कुमार की तुलना सीधा कर्पूरी ठाकुर वीपी सिंह से कर रही है तो बीजेपी पूछ रही है कि आबादी के साथ साथ आपने हर जाति की आर्थिक स्थिति का आंकड़ा क्यों नहीं बताया? कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत, नीतीश कुमार फॉर्मूले के तहत अति पिछड़ों को भी अनुपात के हिसाब से उनका हिस्सा मिलेगा जो 75 वर्षों में कोई सरकार नहीं दे पाई। थैंक्स टू नीतीश कुमार। जब द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी नेत्री, गरिमा में नेत्री देश के राष्ट्रपति बन रहे थे, क्यों विरोध किया था इन लोगों ने? रामनाथ कोविंद का क्यों विरोध किया था? दलित नेता। ये सब दिखावा है। चलिए, देश समझता है और समझेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब कह रहे हैं कि इन्हीं आंकड़ों पर आरक्षण तय हो। दिल्ली की वो हुकूमत जो उन धर्मांधता फैलाती है, लोगों को जो जीवन का अधिकार है, जो आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर अपरोक्ष रूप से हमला कर रहा है, तो बिहार मॉडल को देश अपनाए। इस जाति जनगणना के मायने आखिर क्या है? दरअसल अब आने वाले वक्त में पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाने पर जोर हो सकता है। योजनाओं में अगड़ों की हिस्सेदारी पर असर पड़ेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा देने वाले क्षेत्रीय दल बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति की काट जाति जनगणना में ढूंढेंगे। हर जाति की आबादी पता चल गई। अब सवाल है कि क्या उस आबादी की ताकत से 2024 की जीत का फॉर्मूला निकलेगा? आज तक ब्यूरो। यही पूरा सवाल है कि क्या जातीय आबादी की जो ताकत है
उसी से जीत का फॉर्मूला 2004 कुछ आंकड़े हमने, चूंकि आज डेटा का दिन है तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहे हैं, वो जरा आपको दिखा देते हैं। जातिगत तरीके से बिहार में किसकी कितनी आबादी, जो आज का सेंसस आया उसमें ये बार ग्राफ के जरिए आप देखिए। 36% अति पिछड़ा। 2005 में चुनाव में जीतने के बाद, लालू राबड़ी शासन का अंत करने के बाद नीतीश कुमार ने एक सियासी बहुत बड़ी, आप इसे कह सकते हैं, कार्ड खेला था अति पिछड़ा का, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और वो उन्होंने, उसी का अनुमानित संख्या थी उसकी 26, वो इस जनगणना में 36% आई है, जो सबसे पहला आप बार ग्राफ देख रहे हैं। उसके बाद है ओबीसी, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, 27%, जिसमें बिहार में अगर आप देखेंगे तो यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा सब इसी में आते हैं, 27%। सबसे बड़ी संख्या इसमें 14% यादवों की है। अब आप देख लीजिए जो एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट, उनकी आबादी लगभग 19.65% है। एसटी बहुत कम है, आप देखेंगे तो 1.06% है, और अगड़ी जातियां मिलाकर 15.52%, 15.52%। तो ये ग्राफ आप अपने दिमाग में इसकी पूरी मोहर लगा सकते हैं, जिससे आप समझेंगे। और अगर आगे की जो अति पिछड़ा और पिछड़ा है उसको आपने जोड़ दिया 63%। अब ये जो 36 और 27 है, ये याद रखिएगा कि 2024 के चुनाव में ये तय करेंगे कि कौन सी पार्टी जीतेगी। ये तय करेंगे कि बिहार की जो 40 सीटें हैं उसमें किसका दबदबा रहेगा। इसलिए इस 36% और इस 27% को अपनी तरफ करने के लिए पूरी ताकत आने वाले वक्त में आप सियासी दलों की तरफ से झोंकते हुए देखेंगे। अब हम आपको अगला ग्राफ जल्दी से दिखा देते हैं, जो अगड़ी जातियां हैं उनमें अब तेजी से हम आपको दिखा दे रहे हैं किसकी कितनी आबादी। भूमियार जो है वो 2.86% है, राजपूत 3.45% है, 3.65 ब्राह्मण है, कायस्थ 0.6% है। अगला ग्राफ जल्दी से, बिहार में किसकी कितनी आबादी में पिछड़े प्लस अति पिछड़े को मिला दीजिए, 63% हो जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और ये देख लीजिए आप, जो पिछड़े हैं 27 है। यादव, इसका पूरा ब्रेकअप हम आपको दे रहे हैं, 14.26, कुर्मी 2.8, कुर्मी कोयरी 4.2 है, और अति पिछड़े 36 है। अगला ये जो धर्म के हिसाब से है, देखिए 2011 में हिंदुओं की जो संख्या थी वो हम आपको पहले दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये मुस्लिम संख्या है 16.9%, जो कि इजाफा हुआ है और 17.7 पर पहुंच गया है। ये आप नंबर देख रहे हैं उधर, देखिए। अब हम आपको हिंदू का दिखा देते हैं, 82.7% से ये 81.99% हो गए। अब हम आपको जो आंकड़ा दिखा रहे हैं उसका रेलेवेंस अलग ही है, समझिए। जीतन राम मांझी अभी से कह रहे हैं कि अब आप आरक्षण इसी आधार पर दीजिए, तो ये देखिए हमने आपके लिए आंकड़े निकाल के रख लिए हैं। बिहार में किसको कितना आरक्षण मिलता है, जो अति पिछड़ा है, हिस्सेदारी है उनकी 36% अभी के हिसाब से, उनको आरक्षण 18% मिलता है। ये अति पिछड़ा की बात हो रही है। और जब आप पिछड़े पे आएंगे तो 27% उनकी आबादी है और उनको 12% रिजर्वेशन यहां पर मिलता है। जो कुल पिछड़े हैं 63% के आसपास, उनका रिजर्वेशन हो गया 30%, 18 प्लस 12 को मिलाकर तो 30% का हो गया, और इधर 63%। ये नंबर आप क्लैरिटी से समझ गए। ये जो पिछड़े हैं और अति पिछड़े हैं उनका कॉम्बिनेशन 63%, और इनको आरक्षण 30% मिलता है। अब जो है किस पार्टी में कितना वोट शेयर है वो आंकड़े हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ रहे हैं, अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी के जुड़ रहे हैं, प्रदीप गुप्ता, एमडी एक्सेस माई इंडिया के, और सुशील कुमार मोदी जी, पूर्व डेप्यूटी सीएम बिहार के, इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील मोदी जी जी, पहला प्रश्न आपसे यही कि आज 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है? आप लोग कह रहे हैं भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट है, कैसे? देखिए, ये निर्णय तो बीजेपी की सरकार का ही तो निर्णय था, जिसमें बिहार के अंदर भाजपा जदयू की मिलीजुली सरकार थी। उसी समय उसी कैबिनेट ने फैसला किया, जिस कैबिनेट में बीजेपी के 14 से ज्यादा मंत्री थे, जनता दल के तो 10-11 ही मंत्री थे।
तेजस्वी यादव, लालू यादव से पूछना चाहता हूँ, 15 साल आपने राज किया, आपने क्यों नहीं जातीय गणना कराई? और क्यों जब बीजेपी की तब बिहार में जातीय गणना हुई करने का प्रयास कर रहे हैं? ये तो सभी दलों की आम सहमति से ये निर्णय हुआ, और बीजेपी इसके अंदर पार्टी है, बीजेपी इसके अंदर शामिल है। और अभी जो आंकड़े आए हैं, हम उन आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, क्या आंकड़े हैं, किस प्रकार के आंकड़े हैं। लेकिन ये निर्णय, और देखिए अभी तो 27 बिंदुओं पर सर्वेक्षण हुआ था, तो नीतीश जी आपने तो केवल एक ही बिंदु का आंकड़ा प्रकाशित किया है, बाकी 27 जो बिंदु हैं जिन पर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो सर्वेक्षण किया गया था, उन आंकड़ों को भी जल्द से जल्द और प्रचारित करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। साथ ही साथ पिछले साल जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे बिहार में, उस समय नीतीश जी की सरकार ने अति पिछड़ों के लिए कमीशन बनाया था। आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, क्यों उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, इसका जवाब दे। और इसलिए जो भी आज ये आंकड़े सार्वजनिक हो रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार का निर्णय है। और देखिए अभी मोटा मोटी सरसरी निगाह से जो मैं देख रहा हूं, तो ये कोई आश्चर्यजनक आंकड़े नहीं है, पहले से भी सभी लोगों को मालूम है। अब उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी तो और डिटेल जब उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो क्या गिरिराज सिंह या कुछ नेता जो इसे भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट बता रहे हैं, वो जल्दबाजी कर रहे हैं? मैं भी यही प्रश्न पूछना चाह रही थी कि आप सब शामिल थे मुझे ना? पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो देखिए यहाँ तक कि झारखंड का जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया, तो डॉक्टर दीपक प्रकाश जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। और जब बिहार का डेलीगेशन गया तो जनक राम जो है उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। बिहार की विधानसभा और विधान परिषद दोनों से जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो बीजेपी उसमें शामिल थी। तो इसे देखिए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसका तो पिछड़ा विरोधी चरित्र रहा है। यही लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस के लोग बताएं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब 80 में आ गई तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने क्यों दबा दिया, क्यों नहीं मंडल कमीशन को लागू किया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब वीपी सिंह की सरकार बनी केंद्र में, जिसको भाजपा का समर्थन था, तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। और राहुल गांधी कह रहे कि सेक्रेटरी 3 है। राहुल जी, अगर 80 में आपने लागू कर दिया होता पिछड़ों का 27% आरक्षण, तो आज सेक्रेटरी दर्जनों की संख्या में होते। आपने 92 के बाद लागू किया, और इसलिए जो है, और आज सेक्रेटरीज ओबीसी दिखाई नहीं पड़ रहे। इनका तो कांग्रेस का तो पूरा इतिहास रहा है एंटी बैकवर्ड, एंटी ओबीसी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। पता नहीं किस तरह से सेंसस पर बैठक भी होने वाली है, सर्वदलीय होने वाली है। 9 दल जो शामिल थे अप्रूवल में, बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधित्व होगा, क्या वो कहते हैं। लेकिन सिग्नल ठीक कराना पड़ेगा, सिग्नल बहुत खराब पटना से आ रहा था आपका, इससे पूरी बातचीत नहीं हो पाई। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी के, अखिलेश प्रताप सिंह, राजीव रंजन जी सब जुड़ गए हमारे साथ, अरविंद वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं, प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। इसको भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट क्यों बता रहे हैं आप लोग? ए, बी, क्या नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड, अति पिछड़ा एक पूरा वर्ग 114 जातियों को बनाया, वो आज सबसे बड़ी आबादी जातीय तौर पर आप देखें तो 36% आबादी लेकर इस सेंसस रिपोर्ट में सामने आई है। क्या आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का एक तरह से जो ये दाव रहा है जातीय फॉर्मूले का, वो प्रबल होता है सेंसस के आंकड़ों से? अंजना जी, एक एक करके बात चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि होता क्या है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक तौर से प्रवक्ता हूं पिछले 6 महीने से, लेकिन चिट्ठी मेरी आज निकली तो मुझे आज बहुत सारी बधाइयां मिलने लगी। आज जो आंकड़े आपके सामने आए हैं, ये बिहार की जनता को पिछले 50 साल से पता है कि बिहार की कुल हिंदू आबादी का 85% ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी है, और 15% अनारक्षित वर्ग संख्या। ये पिछले 50 साल से हर बिहारी को पता है। राहुल गांधी जो इस देश की सत्ता में 60 साल चला चुके, बिहार की सत्ता में 1990 तक थे, मुझे आश्चर्य लगता है कि उनको पता ही नहीं था कि 85% की आबादी, हिंदू आबादी की आबादी बिहार की ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, एसटी, एससी की है। नंबर 1, तो इसलिए खाना पूरा बिना पकाए हुए अर्ध कच्चा खाना आज नीतीश जी ने परोस दिया, वाहवाही बटोर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए की खुली बंदर बांट हुई। ये किसको नहीं पता था कि बिहार में ये संख्या है। आपने दूसरा काम क्या किया, जैसे अभी सुशील मोदी जी कह रहे थे कि 27 बिंदु थे, आपने एक बिंदु को जाति वाइज आपने गणना कर दी। पहले बात की जातीय जनगणना नहीं है,
ये जातीय समूहों का सर्वे जिसमें हर जाति की स्थिति बताई गई है कि उनके संख्या के हिसाब से उनकी सांख्यिकी भागीदारी कितनी। आर्थिक भागीदारी कहाँ गई भाई साहब? आर्थिक सर्वेक्षण का क्या हुआ आपके? शैक्षणिक भागीदारी कहाँ गई? आज की तारीख में सामाजिक आकलन क्या है उनका? क्या आज की तारीख में जो पिछड़े हम कहते हैं, बिहार में पिछड़े में सिर्फ 3 वर्ग आता है। पिछड़े में, पिछड़े वर्गों में एक आता है यादव, एक आता है कोयरी, एक आता है कुर्मी, या चौथा वर्ग है वैश्य। ये आते हैं पिछड़े। इन पिछड़े वर्गों में किसकी कितनी सामाजिक स्थिति क्या है, हैसियत क्या है, पिछले 70 वर्षों के आरक्षण का क्या लाभ हुआ, किसको इसमें क्रीमी लेयर में आने की जरूरत है, जो आज जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आरक्षण बढ़ाना चाहिए और उन लोगों का आरक्षण हटाना चाहिए जिनको अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सब 26 पहलू आपने छोड़ दिए, खाना आपने पूरा पकाया नहीं, और वाहवाही लूटने के लिए आप पहले आ गए। राजीव जी कहते हैं 500 करोड़ रुपए की प्योर बंदरबांट। आज जातिगत जनगणना जो रोहिणी आयोग हमारा कहता है, रोहिणी आयोग जब कहता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, शैक्षणिक सर्वेक्षण होना चाहिए, उनका सामाजिक आकलन होना चाहिए, और तब आरक्षण को पुनर्निर्धारित करना चाहिए, जरूरत पड़े तो उसकी सीमा भी बढ़ाइए, जिसकी भारतीय जनता पार्टी समर्थक। रोहिणी आयोग तो हम ही लोगों ने करवाया, और इसी के कारण ही संसद में घोषणा की गई कि हम जातीय जनगणना और उसके साथ सर्वेक्षण सर्वे नहीं करवाएंगे, हम सर्वेक्षण करवाएंगे और उसके बाद उसी के हिसाब से आपके पास। राजीव जी आखिर आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये सब बताए बिना क्या ये रिपोर्ट मुकम्मल रिपोर्ट मानी जाए? ए और बी, हमला करती है बीजेपी आप पर कि आपके लिए तो सामाजिक कल्याण का अर्थ ही है परिवारवाद। एक परिवार के लोग जो हमेशा आगे बढ़े हैं राजनीति में, उनका, और इस पर वो लालू यादव के पूरे परिवार को जिनके साथ, जो आपके साथी अभी उस पर हमला करते हैं। राजीव जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब परिवारवाद वगैरह पर तो बीजेपी को बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उनके अलायंस में 1 दर्जन से ज्यादा परिवारवादी दल, और खुद इनका जो दल है, ये इनका दल जिस तरह से वंशवाद की आगोश में है, उसके बाद मैं बानगियां देकर के अभी आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगा, इसलिए कि ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज बिहार ने एक कालजयी निर्णय का आगाज किया है। इस निर्णय से देश की राजनीति की दिशा बदलने जा रही है, और जिन सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब तक शुतुरमुर्ग की तरह चुपचाप कुछ नहीं होने का इंतजार कर रहे थे, दरअसल अब उन्हें ये समझने का समय उनके लिए आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री की जाति आप बताएंगे, महामहिम राष्ट्रपति की जाति बताएंगे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दलित बताएंगे, लेकिन देश की जनता अगर अपनी जाति और अपने जिन 27 बिंदुओं पर बिहार का सर्वे हुआ है, अगर उसकी जिज्ञासा है कि इसके संबंध में देश को आधिकारिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर आंकड़े उपलब्ध करके बताया जाए, तो उससे इन्हें गुरेज है। और ये सड़क से लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट तक पूरी तरह से जब आधिकारिक तौर पर सॉलिसिटर जनरल और इनका एफिडेविट, इसके बाद कुछ नहीं बचता है कि ये जातीय सर्वे और जाति आधारित जनगणना को लेकर, जाति जनगणना को लेकर इनकी भूमिका क्या है। अब मैं एक बात जो कहना चाहूँ, जिन 27 बिंदुओं पर सर्वे होना है वो हो गया। आंकड़े, आज एक महत्वपूर्ण तारीख है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चूंकि ये गोडसेवादी हैं, ये गोडसे के समर्थक है, इनके लिए आज की तारीख की बहुत अहमियत नहीं होगी, लेकिन देश के लिए अहमियत है। और कल 9 दलों की बैठक में बाकी जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देश को भी मिल जाएगा, इससे जब वो दलों से बात करेंगे तो विज्ञप्तियां साझा होंगी और उससे पूरा का पूरा जो विवरण है वो सामने आ जाएगा। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की हताशा क्या होगी। जो लोग रोहिणी कमीशन की बात करते हैं, 6 साल लगे। सवाल ये है कि आपकी नीयत अगर केवल टालने की और जाति आधारित गणना, जी मेरा प्रश्न एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर हो गया पूरा मामला, क्या करेंगे अब इसको थोड़ा स्पेसिफिक बनाते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने जाति जनगणना के नंबर्स बाहर कर दिए। आप कह रहे हैं कि अभी हमने शैक्षणिक आर्थिक स्थिति नहीं बताई है, जिन अन्य मुद्दों पर हुआ है वो हम पार्टी मीटिंग में बताएंगे जब 9 दलों के साथ बैठक होगी। ठीक है, पार्टियां, बाकी पार्टियां उसमें हिस्सा लेंगी तो पता चलेगा ही कि किस जाति का क्या हाल है। करेंगे क्या? जो ये कह रहे हैं कि हमारी नीतियां इससे तय होंगी, क्या नीतियां? क्या आरक्षण में, क्योंकि हम जो
ओबीसी है और ईबीसी है, दोनों के नंबर्स दिखा रहे हैं, उनको जितना भी मिलता है आरक्षण वो भी दिखा रहे हैं। क्या आप आरक्षण बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो इस सर्वे को लेकर राज्य सरकार की जो सोच है, पहले ही नीतीश कुमार जी ने ये बताया कि हम जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी हम इसको राज्य सरकार के संदर्भ में लेते हैं, जब 24 में हम आएंगे तो केंद्र सरकार के तौर पर लेंगे और 24 में जरूर आएंगे। लेकिन बिहार में जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आबादी के आंकड़ों की भूमिका, उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर के संबंध में जो रुझान मिलेंगे, जो संकेत मिलेंगे और जो विश्वसनीय प्रामाणिक आंकड़े हों, उसके आधार पर उसका खाका तय करना जो योजनाओं के निर्धारक होंगे उनके लिए ज्यादा सहज हो। और इसीलिए इसे प्राथमिक तौर पर इसे इस दृष्टि से देखा जाए कि विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए मानव विकास सूचकांक की जो अपेक्षाएं हैं व्यक्ति के जीवन स्तर में बड़े बदलाव की, उनको पूरा करने के लिए इन आंकड़ों का हम उपयोग करें। तो आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है? आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है राजीव जी? इस सर्वे को लेकर जो हम लोगों का हलफनामा जो हाईकोर्ट में है वो उससे आप परिचित हैं। अब मैं कहूंगा, एक तरफ राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग की, तो ये वो एक राष्ट्रव्यापी बहस है और लगातार इंडिया के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हम जाति आधारित जनगणना का फैसला देंगे। तो मैं समझता हूं बाकी बहुत कुछ कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई की घड़ी है और केवल गुमराह करने के राजीव जी, आपने गाड़ी मोड़ दी दूसरे तरफ। प्रदीप जी भी बार बार मुस्कुरा रहे हैं। गाड़ी को मेन सड़क से ना मोड़े, वापस गाड़ी लाएं। सीधा प्रश्न पूछ रही हूं, उसका सीधा जवाब दीजिए। क्या ये जातीय जनगणना जो आपने किया है, इसका आरक्षण से कोई लेना देना है अथवा नहीं है? देखिए, आज के संदर्भ में सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि उस एफिडेविट का सबको सम्मान करना चाहिए जो हाईकोर्ट में दिया, और जो स्पिरिट है इस पूरे अभियान का वो नीतीश कुमार जी ने पहले बता दिया। तो अभी इसको एक तरफ रखते हैं। आरक्षण को लेकर और जाति आधारित जनगणना पर इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जब समग्रता से इंडिया के नेता बैठेंगे तो निश्चित तौर पर अगली जो रणनीति होगी वो आपसे जरूर इंडिया के नेता साझा करें। ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। अजय आलोक जी, ठीक है, 2 लाइन सिर्फ बोलिएगा, ज्यादा नहीं, 2 लाइन आप उसमें बाकी दीजिए, मुझे अखिलेश जी के पास जाना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अध पका खाना नहीं परोसा जाता है जो आज परोसा गया है। 26 इश्यू पे आप पूछते रह गए कि आप करेंगे क्या, आरक्षण पे क्या है, कोई जवाब नहीं। इससे बड़ा मूर्ख बनाने का क्या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? और 500 करोड़ रुपए की बंडर बाट की है, ना आर्थिक सर्वेक्षण किया, ना शैक्षणिक सर्वेक्षण किया, तो सरकार अब क्या नीति बनाएगी? जाति देख के या जातियों का समूह देख के? ये तय करिए जरा राजीव जी। नीतीश कुमार कुर्मी को देख के नीति बनाएंगे कि कोहली को देख के? नहीं, बिहार में निषाद को देख के नीति बनाएंगे या केवट को देख के नीति बनाएंगे? नीति कैसे बनेगी? जाति आधारित बिहार नीति बाकी सवालों का जवाब भी क्या? अरे भैया, बाकी सर्वेक्षण के पॉइंट्स तो लाइए आगे, बाकी सर्वेक्षण के पॉइंट्स तो लाइए। एक साथ पूरा कंप्लीट होता तब देते ना, पैकेज तो दिया नहीं, ट्रे में खाली दे दिया, झुंझुना पकड़ा के काउंटिंग कर ली। झुंझुना पकड़ा है क्या अखिलेश जी? अखिलेश जी, अखिलेश जी क्या बोलेंगे? बिहार में 50। अच्छा रुकिए। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है इस पर? देखिए, सिर्फ बिहार तक ही नहीं, कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है, राहुल जी बोल रहे हैं कि पूरे देश में ये जाति जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस के समय जाति जनगणना के आंकड़े पड़े हैं, या तो केंद्र सरकार वो जारी कर दे, या केंद्र सरकार बोल क्यों नहीं रही है कि हम जाति जनगणना के पक्षधर हैं, जो अभी जनगणना होगी उसमें हम ये कर देंगे। क्यों नहीं बोले, खामोश क्यों है? क्योंकि हर प्रदेश में जाति व्यवस्था को लेकर के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो स्थिति है उसके जब आंकड़े आ जाएंगे तो उसके अनुरूप में हम ज्यादा प्रकाशित होकर के और अपनी योजनाएं और आगे की भी जितनी भी चीजें हैं वो और बेहतर तरीके से किया जा सकता है और लोगों को बेहतर लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो ये तो जरूरी है, लेकिन बीजेपी खामोश रहती है, क्योंकि बीजेपी कभी और आरएसएस कभी भी
ये जाति जनगणना और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को लाभ देने की पक्षधर नहीं रही है। इसीलिए इनकी नीति है कि सरकारी नौकरी ही मत दो, पोस्ट खाली रखो, आरक्षण अपने अपने मिलेगा, आउटसोर्स कर लो। आउटसोर्स में बहुत कई फायदे हैं। एक तो आरक्षण नहीं मिलेगा, फर्जी नाम से अपने लोगों को आउटसोर्सिंग में नौकरियां मिलती रहेंगी और भी काम चलते रहेंगे, क्योंकि वो तो सरकारी चीज हुई नहीं। तो जो बीजेपी जहां जिस प्रदेश में है, आप देखें किस प्रकार से नौकरियों में आउटसोर्सिंग करके खेला चल रहा है लंबा चौड़ा, तो उसमें लाभ, आर्थिक लाभ भी हो जा रहा है और पिछड़ों, दलितों को आरक्षण का भी लाभ नहीं मिल रहा है। अब भारत सरकार के कई विभागों में बड़े बड़े लंबे चौड़े पद भी रिक्त हैं। तो कांग्रेस का मत है, राहुल जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं, कहे हैं कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। सब स्थिति स्पष्ट रूप से सार्वजनिक होगी, सरकारों के पास आंकड़े होंगे, तो किसी भी सरकार को कोई भी योजना बनाने में उसका हित होगा। अब लेकिन ये लोग ये योजनाओं के लिए होगा या आरक्षण के लिए होगा, ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि प्ले से ऐसे किया जा रहा है। सारी चीजें होंगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अभी जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी, तरह तरह के जो नारे गढ़े जाते हैं। तो ये सिर्फ योजनाओं के लिए होगा या आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण? सीधा पूछ रही हूं आपसे। अभी तो सीधा जवाब या सीधी जानकारी आपको यह है कि बीजेपी किसी भी प्रकार से आरक्षण लोगों को देने की पक्षधर नहीं है, क्योंकि वो नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है कि उसमें गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिल जाएगा, सरकारी नौकरी। आउटसोर्सिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आउटसोर्सिंग में अपने हिसाब से पोस्ट भर लेंगे, आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। आज आप घुमाते हैं, दूसरों का मौका बहुत उड़ा रहे हैं। मैं यूपी से शुरू करता हूँ। अंजना जी 10 सेकंड। 10 सेकंड, अच्छा पूरा करने दीजिए अखिलेश जी को। अखिलेश जी आपका भी सिग्नल बहुत खराब है, यूपी से लेके बिहार सब जगह एक ही हाल है। अरे तो मैं तो आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, आपका सिग्नल खराब होगा। मैं तो आपके स्टूडियो में बैठा हूँ। ठीक है, वहां से भी थोड़ा ग्लिच आ रहा है वीडियो में, इसीलिए हमने बोला। लखनऊ स्टूडियो में बैठा हूँ, ग्लिच आ रहा है, बोलिए बोलिए। तो हो सकता है कुछ हो, ऑडियो आ रहा है, बोलिए। परिवारवाद जी, परिवारवाद। सीएम योगी जी, याद करिए इनके पिछले वाले क्या थे। सीएम राजनाथ सिंह जी, ये परिवारवाद गिना रहा हूं, यूपी का भी सीएम का गिना रहा हूं। राजनाथ सिंह जी उनके परिवार में भी हैं। सीएम कल्याण सिंह जी उनके परिवार में भी हैं। सीएम वीर बहादुर सिंह जी उनके परिवार में भी हैं। पीएम चंद्रशेखर जी उनके परिवार में हैं। गवर्नर लालजी टंडन जी उनके परिवार में हैं। अब एक जिले से कहिए, मैं शुरू करूं गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज से बीजेपी के परिवारवाद का। ठीक है, ठीक है। अजय जी छोटा सा जवाब, 10 सेकंड का सिर्फ। सबको मुझे याद है। ऐसा है अंजना जी, ये समय नष्ट कर रहे हैं। 1980 से लेकर 1990 तक कुंडली मार के बैठ गए मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर, और आज राहुल गांधी कहते हैं कि ओबीसी की संख्या, सचिवों की संख्या 3 क्यों है? प्रभु 82 में लागू कर देते ना, तो आज ओबीसी सचिवों की संख्या 45 होती है आरक्षण के हिसाब से। नहीं ना किया, अभी गाना गा रहे हैं बैठ के। आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि आरक्षण पे लागू होगा नहीं, लागू होगा नहीं, गोल 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 जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं। जानते हैं आप लोग की दिक्कत क्या है? जहां पे आप सोचना खत्म करते हैं ना, मोदी जी वहीं से सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों बता रहा हूं? ये सब चीज जो आप आज बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये मोदी जी 2 साल पहले सोच के, 4 साल पहले 2017 में सोच के रोहिणी आयोग का गठन कर दिया, जिसमें सारी रिकमेंडेशंस आई हुई हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसी रिकमेंडेशन, इसी जातीय जनगणना के आधार पर हम वापस से इसको, आरक्षण को पुनर्विजिट करने की जरूरत है। और आप लोग को वो बात बोलते हुए डर लगता है, क्योंकि आरक्षण अगर पुनर्विजिट होगा तो कौन सी जातियां निकलेंगी, तो सारे परिवारवादी उसमें आ जाएंगे, इंक्लूडिंग आपके मिस्टर कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार जी। जब अपनी जाति को जवाब देंगे, क्योंकि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सारे आधारों को लेकर रोहिणी आयोग बोलने में डरते क्यों है, भागते क्यों है? रुक जाइए, अरविंद वाजपेयी जी को दिखाइए बिहार में। अरविंद वाजपेयी जी को दिखाइए। अरविंद वाजपेयी जी आपके पास आते हुए, राजीव जी एक आंकड़ा हमने निकलवाया है, नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं उसमें पिछड़ी जाति से 14 है, यादवों से 8 है, और जो अति पिछड़ा है उससे 3 है। अभी यहां तो यहीं पे डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। जिनकी सबसे ज्यादा 36% आबादी है अति पिछड़ों की, उनके मंत्रालय में ही
सिर्फ 3 मंत्री हैं अति पिछड़ा से, जबकि पिछड़ों से 14 मंत्री हैं। मैं इस पर आऊंगी, आपसे रिएक्शन लूंगी। अभी मैं एक बार भी नहीं जा पाई हूं प्रदीप जी के पास, भी आ रही हूं प्रदीप जी। अरविंद जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। आपने सबकी बातें सुनी है और जातिवाद राजनीति जो बिहार में की जाती है, और ये वहां की सबसे बड़ी सच्चाई है कि लोग जाति के आधार पर वोट भी करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब सवाल यह है कि 24 के लिए क्या ये नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा दाव नहीं है? जिस ईबीसी पर 2005 के बाद उन्होंने वर्चुअली अपनी पूरी पॉलिटिक्स को स्टेशन किया, नींव बनाया, वो ईबीसी का 36% निकलना इस सेंसस में। अरविंद जी। अंजना जी, अभी आपके चैनल पे बाइट चल रही थी और एक जेडीयू के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि देखिए 2024 के लिए यही मुद्दा चलेगा। उनके लिए सिर्फ मुद्दा है ये, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मुद्दा है, ये माना है इन्होंने। और मैं इनसे, आपने एक क्वेश्चन और पूछा कि अब ये आंकड़े आएंगे, अब आप क्या करोगे? कोई जवाब नहीं आया। मैं कहता हूं करोगे नहीं, आज तक आपने क्या किया? 2007 में यही नीतीश बाबू थे, इन्होंने दलित और महादलित का एक कार्ड खेला था, बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल के उसके 2 हिस्से कर दिए थे। 2007 से अब हम आ गए 23 में। क्या किया इन्होंने महादलितों के लिए? सिर्फ पागल बनाने के अलावा कौन सी स्कीम लगा दी इन्होंने, या कैसे भला कर दिया इन्होंने? तीसरा सवाल आपने पूछा था, क्या रिजर्वेशन दोगे? दाएं बाएं चले गए। रिजर्वेशन देने का कमिटमेंट नहीं करते हो, और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें ये कास्ट बेस तो हो नहीं सकता, माफ करना। ये तो नहीं होगा कि लोहार को आप 5 किलो आटा ज्यादा दे दोगे और बढ़ई को 3 किलो कम दोगे, ये तो हो नहीं सकता। अगर वेलफेयर स्कीम बनेंगी तो सबके लिए समान बनेंगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक एंड सोशली बैकवर्डनेस ऑल्सो। सवाल ये इंपॉर्टेंट है, सवालों का जवाब नहीं है इनके पास। और अजय ने ठीक कहा कि ये आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने वोमेन रिजर्वेशन बाहर लेके आए हैं, लागू हो गया, चालू करा दिया उन्होंने, तो ये कैसे काट करें उसको? कि सिर्फ राजनीति करेंगे, सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए? क्या बिहार आज भी सबसे नीचे पायदान पे नहीं खड़ा है हेल्थ इंडेक्स में? क्या बिहार क्राइम में सबसे नंबर 1 पे, 2 नंबर और 3 नंबर पे नहीं खड़ा हुआ? 15 साल लालू प्रसाद यादव जी ने राज किया, उसके बाद 17 साल से नीतीश बाबू बैठे हैं। क्या आज भी ये डिमांड नहीं कर रहे कि स्पेशल स्टेटस दे दो? क्या आज भी ये नहीं कर रहे कि बीमारू राज्य है ये? तो अपने जो 30-32 साल से राज कर रहे हो, तब तो कोई उत्थान कर नहीं सके, और अब जब चुनाव की दहलीज पे आ गए हो तो ये एक जादुई पिटारा खोल के ले आए, वो भी आजाद हुआ। क्या जनता समझ रही है इन चीजों का? ये कोरी और कोरी राजनीतिक चाल है, और राजनीतिक चाल में भी लालू वर्सेस नीतीश भी है। वोट किधर किसका कट के हमारे पास आ जाए, हमारा वोट कहीं। अभी इन्होंने अगड़े पिछड़े को भी बात करने का जो स्टेटमेंट आया था आनंद मोहन का और आरजेडी के उनका, तो वो क्या था? तो हमारा सिर्फ मानना ये है, देखिए जातिगत जनगणना के लिए हम लोग शुरू से लड़ते रहे हैं, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी लड़ते रहे हैं। ठीक है, और हमें कहने में कोई परहेज नहीं है कि जो सच्चे समाजवादी थे, डॉक्टर मधु लिमये का ये सबसे पहला सुनहरा सपना था, कर्पूरी ठाकुर साहब का सपना था, और उसके लिए लड़ा। लेकिन ये उस दावे को खोखला कर रहे हैं और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी आधा अधूरा। फायदा होगा? कास्ट सेंसस अपने आप में एक पॉलिटिक्स बन गया है। कास्ट सेंसस से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स गहलोत साहब ने भी करा लिया है, उधर सिद्धारमैया ने भी कर्नाटक में करा लिया है, आंकड़े जारी नहीं किए दोनों ने। कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स किसको फायदा पहुंचाएगा? देखिए अंजना जी, 2024 लोकसभा इलेक्शन सामने है 6 महीने के अंतराल के बाद, तो ये एक राजनीतिक अखाड़ा बन रहा है जिसमें आप देखेंगे शुरुआत से सबसे पहले इंडिया बना 30 पार्टी, फिर उसके बाद 26 पार्टी, तो उसका काउंटर बीजेपी ने एनडीए बना के 28 पार्टी के साथ दिया। फिर इंडिया और विपक्ष ने कहना चालू किया महंगाई और बेरोजगारी, तो महंगाई के लिए आपने देखा 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दिए गए और रोजगार मेले लगातार चल रहे हैं। फिर उसके बाद काउंटर आया महिला आरक्षण, फिर उसके बाद सरकार लेके आई, अब विपक्ष ने लेके आया कि ओबीसी और जातिगत जनगणना के तहत कुछ न कुछ सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था बनाने की,
मैं आपको बता दूं कि ये जो जातिगत जनगणना है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर एक व्यक्ति, हर एक नेता, शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे तक, मीडिया में आपको सबको सब पता है पूरे देश में एक एक विधानसभा में किस जाति का कितना समीकरण है, वो सबको पता है। रह गई बात इसके प्रैक्टिकल होने का, तो आरक्षण का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि वो एक कानूनी प्रक्रिया है। 50% की सीलिंग लगी हुई है, तो वहां तो मामला बिल्कुल होने वाला नहीं है। रह गई बात योजनाओं में, यही पॉइंट है कि जब वहां पर लीगल बाइंडिंग है 50% वाली, तो इसका करेंगे क्या? इससे क्या करेंगे? कुछ नहीं। एक माहौल बनाने की कोशिश है। ये विपक्ष को अच्छे से पता है कि बीजेपी के साथ ओबीसी वर्ग बड़ी संख्या में लामबंद है, क्योंकि अकेले अगड़ी जाति के भरोसे बीजेपी 2 चुनाव तो नहीं जीत सकती देश के अंदर। तो किसी न किसी तरह से ओबीसी का ध्यान बीजेपी की तरफ से हटा के वो डेटा भी हमारे पास है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो डेटा हम निकाल सकते हैं कि 2004, 9, 14, 19 जो ओबीसी वोट है बीजेपी का, वो कैसे लोकसभा चुनाव में बढ़ता चला गया, और 19 आते आते लगभग 44% ये ओबीसी वोट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं तमाम पार्टियों का। और ये देखिए, एक बार जब 2014-19 आते आते, अगर सही डेटा मुझे याद है, 44% ओबीसी वोट चला गया बीजेपी को। वो वाला डेटा निकालिएगा। हाँ प्रदीप जी, उसी को अपनी तरफ करने की लड़ाई पूरी छिड़ी है। तो मैं वही कह रहा था कि सभी जातियों वर्ग के अपने अपने अलाइनमेंट है देश के अंदर। ओबीसी ऐसा क्षेत्र है जिसकी संख्या भी 50% से ज्यादा है। जैसे बिहार में आप अभी देख रहे हैं 63% की बात हो रही है, पूरे देश की बात करें तो 50% के करीब, और महिलाओं की संख्या भी 50% के करीब है। तो विपक्ष का ठीक है, चुनाव लड़ना है सामने, तो एक कोशिश जरूर होगी, वरना इसके मुझे कोई प्रैक्टिकल मायने कहीं कोई नजर नहीं आते। सवाल वही आएगा जिसकी डिलीवरी होगी, जिसकी विश्वसनीयता होगी चुनाव में, तो केवल उसी को फायदा। राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रदीप जी की बातों का और मेरे सवाल का भी जवाब आप ही को देना होगा, और हमने नंबर्स निकाले। अगर मैं गलत हूं तो आप ही सही कर दीजिएगा। नीतीश बाबू के मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 है अति पिछड़े मंत्री। पिछड़ों को काफी प्रतिनिधित्व है। पूरा सवाल सुन लीजिए सर, काफी प्रतिनिधित्व है, लेकिन जो 36% है अति पिछड़ा, उन्हीं को इतना कम रिप्रेजेंटेशन है। ए, बी, आप इसका कुछ नहीं करेंगे, ये प्रदीप जी कह रहे हैं। और योजनाओं में आप कैसे करेंगे? क्या जाति के आधार पर अब राशन तय होगा कि किसको 5 किलो मिलेगा या इसको कम मिलेगा? या एजुकेशन में आप रिजर्वेशन करेंगे? क्या करेंगे? नौकरियों में रिजर्वेशन करेंगे? सबसे पहले आउटकम क्या होगा? जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि राजनेताओं की दृष्टि को इतना कमतर आंकने की भी जरूरत विश्लेषकों को नहीं है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं, उन्होंने राज्य में विकास की योजनाओं के निर्धारण में केवल अफसरशाही के भरोसे काम नहीं किया। उनकी एक दृष्टि है और उन्होंने अपने उस विजन का इस्तेमाल किया। जहां तक मंत्री परिषद की जो पूरी संरचना है, उसमें आपने जिन अति पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर कहा है, ये बेहद संतुलित प्रतिनिधित्व है, और जहां कमियां होंगी उसको बाद में ठीक भी किया जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के 5 मंत्री हैं, उसमें ज्यादातर अति पिछड़ी जातियों की, तो फिर वो संख्या पूरी तरह से बदल जाएगी। और जिस 15% वक्त कम है सर, वक्त कम है, ये बहस अनंत है, लेकिन वो डेटा भी आ गया था जो लास्ट में हम लोग दिखा रहे थे। लगभग 44% ओबीसी वोट मिला है। एक बार दिखा दीजिए जल्दी से, 1 सेकंड का काम, 1 सेकंड का। 44% वोट 2019 आते आते बीजेपी को मिल गया था, और शायद इसीलिए ये लड़ाई आप देख रहे हैं जाति जनगणना के इर्द गिर्द, जो और भी तेज होगी 24 तक। देखते रहिए आज तक।